ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक इवोपरेशन के साथ। इवोपरेशन का हम लोग डेफिनेशन, उसके एप्लीकेशंस सारे कुछ पढ़ चुके थे, वो भी फैक्टर्स पढ़ चुके थे जिस पे इवोपरेशन डिपेंड करता है। अब एक छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना है, बॉइलिंग और इवोपरेशन के बीच का डिफरेंस, कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। लेट्स सी क्विकली। Boiling occurs only when the liquid is heated to a certain temperature called boiling point. क्लियर है कि बॉइलिंग तभी होगा जब हम लोग किसी भी लिक्विड को उस टेम्परेचर तक हीट करेंगे जिसे हम बोलते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट को। नेक्स्ट है इवापोरेशन टेक प्लेस ऑफ इट्स ओन। इवापोरेशन खुद ब खुद होता है, उसे किसी सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करने का जरूरत हमें नहीं पड़ता। नेक्स्ट है Boiling takes place at a specific temperature known as the boiling point. इसी से मिलता जुलता है कि बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड का, हर लिक्विड का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं होगा तब तक बॉइलिंग अकर नहीं होगा। लेकिन इवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा तब भी इवापोरेशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा रहेगा तब भी इवापोरेशन होगा। तो इवापोरेशन रैंडमली किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, उसके लिए कोई एक फिक्स टेम्परेचर का अटेन होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बॉइलिंग अकर्स फ्रॉम द सरफेस एज वेल एज फ्रॉम बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। आप लोग देखे ही होंगे कि पानी जब भी खौलता है तो ऊपर के पार्ट से भी खौलता है, सरफेस के ऊपर से भी, और नीचे का जो रहता है उसका पार्ट वहां से भी खौलता है। तो बॉइलिंग जो है सरफेस फेनोमेनन नहीं है, वो ओवरऑल फेनोमेनन है, पूरे लिक्विड पे काम करता है। लेकिन इवापोरेशन occurs only from the surface of the liquid. इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है और वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस से ही होता है, इनसाइड से नहीं होता। फोर्थ है फिजिकल कंडीशन सच एज चेंज इन टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड एटसेट्रा हैव नो इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। फिजिकल कंडीशन जैसे कि हवा, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ये सारा चीज का बॉइलिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता। आप एरिया बढ़ा दो, हवा ज्यादा चला दो, टेम्परेचर जो भी आप कर दो, लेकिन जब तक आप बॉइलिंग पॉइंट अटेन नहीं करोगे तो बॉइलिंग नहीं होने वाला। मतलब इन फिजिकल कंडीशंस का बॉइलिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑल द फिजिकल कंडीशंस इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ, यहाँ पे इवापोरेशन का स्पेलिंग गलत है, मिस्टेक। तो ऑल द फिजिकल कंडीशन जो है, जितने भी फिजिकल कंडीशंस हैं वो इवापोरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम लोग पढ़े भी हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन, जिसमें हम लोग इन हर फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट है नो कूलिंग इज काउज ड्यूरिंग बॉइलिंग। बॉइलिंग के दौरान कूलिंग नहीं होता, लेकिन कूलिंग इज काउज ड्यूरिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन के साथ साथ कूलिंग होता है, उसके साथ साथ ये चलता है। तो ये 5 डिफरेंस है बॉइलिंग और इवापोरेशन के बीच, ये आपको याद रखना है। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो ये हमारे इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मैम सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर 3 ही होता है, अब तो 5 बोला गया है। बेसिकली हमें पढ़ना नहीं है बाकी दोनों के बारे में, लेकिन थोड़ा जान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हैं रेस्ट 2 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और ये है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का नाम है प्लाज्मा, और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बेसिक जान लेते हैं ये क्या होता है, कैसे होता है। तो प्लाज्मा बोलते किसको हैं? इट इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या है? चौथा फंडामेंटल स्टेट है मैटर का। इट कंसिस्ट ऑफ गैस ऑफ आयंस। आयंस किसको बोलते हैं? वैसे एलिमेंट्स जो चार्ज कंटेन करते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है, वदर वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो आयंस के गैसेस, ठीक है, एटम्स विच हैव सम ऑफ देयर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। चार्ज तभी प्लस या नेगेटिव आता है जब हम लोग उसमें या तो एलिमेंट जोड़ देते हैं या उससे घटा देते हैं। तो रिमूव्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि वो आयंस बने।
तो किससे किससे बनता है? गैस ऑफ आयन से एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दो चीजों से मिलकर प्लाज्मा का निर्माण हुआ है। पहला है गैसेस ऑफ आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आर्टिफिशियली, ये तो नेचुरल वे था, आर्टिफिशियली प्लाज्मा बनाया जा सकता है। प्लाज्मा कैन बी आर्टिफिशियली जनरेटेड बाय हीटिंग अ न्यूट्रल गैस और सब्जेक्टिंग इट टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एक न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल गैस को जब हम लोग हीट करते हैं या उसे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं टू द पॉइंट वेयर एन आयोनाइज्ड गैसियस सब्सटेंस बिकम इंक्रीजिंगली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। मतलब एक हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब हम किसी न्यूट्रल गैस को लाएंगे तो वहां पे प्लाज्मा का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। इट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज फॉर्म्ड। ये कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ गैस ऑफ बोसोन्स एट लो डेंसिटीज इज कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। इसमें हम क्या कर रहे थे? हीट कर रहे थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। गैस ऑफ बोसोन्स मतलब वैसे अल्ट्रा पार्टिकल्स, वैसे हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स के गैसेस जब लो डेंसिटीज पे ठंडे किए जाते हैं, मतलब एब्सोल्यूट जीरो पे बोल रहा है, ठंडा किया जाता है, तो तब ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का फॉर्मेशन होता है। अ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। बहुत ज्यादा डेंसिटी जिसका कम हो, अबाउट 100,000। कितना कम? 1/100 इंटू 1000, उतना कम डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, नॉर्मल एयर से उतना कम डेंसिटी टू अल्ट्रा लो टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत कम होना चाहिए। जब ये सारे फैक्टर्स हमें मिलेंगे तब जाके कहीं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये है हमारा फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब हमारा ये चैप्टर का हर एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग क्विकली एक समरी देखेंगे, रिकैप देखेंगे जिन चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, ताकि हम हर चीज को क्विकली रिकॉल कर सकें। ओके, सो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर या सबस्टेंस एंड द क्लासिफिकेशन इज नोन एज फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी सबस्टेंस का हम लोग जो क्लासिफिकेशन किए हैं, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन नहीं है। ये स्टेट्स के बेसिस पे है जिसको हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर डालते हैं। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डिफर विथ रेस्पेक्ट टू इंटर पार्टिकल स्पेसेस एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितने भी स्टेट्स हैं, वेदर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो एक दूसरे से अलग किस बेसिस पे है? तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस के बेसिस पे या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। नेक्स्ट है सॉलिड है फिक्स शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम एंड डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है, डिफिनिट होता है। लिक्विड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। अब यहाँ पे हम एक चीज को डील करेंगे। आप लोगों का क्वेश्चन था मोस्ट प्रोबेबली व्हाई वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और बहुत सारे लोगों ने, लगभग सारे लोगों ने ही इसका गलत जवाब दिया था। बहुत सारे लोगों ने तो फिक्स शेप भी लिख दिया था, जबकि हमें पता है कि लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता। एक बार आप यहीं पे सुन लो, बहुत लोगों का कंफ्यूजन था, तो मैं बोली भी थी कि मैं इसे वीडियो में ही क्लियर कर दूंगी। तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा कि लिक्विड्स जनरली रूम टेम्परेचर पे, वाटर जनरली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है? फ्लो होता है। और लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी है? फ्लो होना। तो ये पहला वजह है कि सिंस वाटर कैन फ्लो एट रूम टेम्परेचर सो इट इज अ लिक्विड। दूसरा कि उसका वॉल्यूम जिस भी कंटेनर में हम लोग डालें हमेशा सेम रहेगा, कभी भी डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। लिक्विड्स जब भी अपना फेस चेंज करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर करेंगे, लेकिन हमारा रूम टेम्परेचर 25 से 35 हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम
25 to 35 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, तो उसमें लिक्विड जो है, सॉरी वाटर जो है लिक्विड स्टेट में ही रहता है। ठीक, होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। गैसेस पे आते हैं। गैसेस नाइदर हैव अ फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम। गैसेस का ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो जहां भी जितना भी जगह मिले पूरा ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उनका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन सॉलिड स्टेट। सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड किसमें होता है, एकदम तरीके से सलीके से सजाया गया है, वो है सॉलिड स्टेट। उससे कंपैरेटिवली कम होता है लिक्विड स्टेट में। व्हाइल इन गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स कैन मूव क्वाइट फ्रीली। अब यहाँ पे आपको डायग्राम से सारी चीजें क्लियर होंगी। सॉलिड में आप देख रहे हो कि अरेंजमेंट कितना प्रॉपर, कितना सजा हुआ है। लिक्विड्स में थोड़ा उससे कम है, लेकिन गैसेस में जो जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं सब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, किसी का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। तो ये हमें क्लियर करता है कि गैसेस में जो है सबसे अच्छा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रहता है, लिक्विड में उससे कम, और गैसेस में ना के बराबर सबसे कम। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट एंड मिनिमम इन द सॉलिड स्टेट। क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा दूर दूर हैं, सबसे ज्यादा घूमते हैं रैंडमली, तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम होता है सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट है the diffusion of gases vary inversely as the square root of their density। diffusion का अगर proportionality देखेंगे तो वो inversely proportional होता है किसके, density के square root के। diffusion बोलते किसको हैं, किसी भी गैस का, किसी भी substance का खुद ब खुद जो प्रॉपर्टी होता है दूसरे में चेंज हो जाना, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो गैसेस जो वेरी करता है इनवर्सली किसके, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। नेक्स्ट है लाइटर गैसेस मूव अपवर्ड्स एंड हेवियर गैसेस मूव्स डाउनवर्ड। अगर हम लोग दो तीन गैसेस को एक साथ रखें तो जब जो सबसे हल्का गैस है वो सबसे ऊपर जाएगा और जो भारी है वो नीचे रहेगा। नेक्स्ट है द थ्री स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस आर इंटर कन्वर्टेबल। जितने भी तीनों स्टेट्स हैं सब्सटेंस के, सॉलिड लिक्विड और गैस, वो इंटर कन्वर्टेबल हैं, मतलब एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है और वापस भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, फिर गैस को लिक्विड में और सॉलिड में, एंड एज इट इज, मतलब कि सबको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्टेबल। नेक्स्ट है at the melting point temperature a solid starts melting and the temperature remains the same till the whole of it has melted। ये बात ध्यान रखने का है कि मेल्टिंग पॉइंट जैसे ही आता है एक सॉलिड स्टार्ट करता है मेल्ट करना और उसी वक्त टेम्परेचर बढ़ने नहीं लगता, वो तब तक उसी टेम्परेचर पे रहता है जब तक कि पूरा सॉलिड मेल्ट ना कर जाए और उसके बाद वो बढ़ता है। और इसी से आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है एट द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग and the temperature remains the same till the entire liquid has changed to gaseous state। तो बॉइलिंग टेम्परेचर किसको बोलते हैं, लिक्विड जब बॉईल करना स्टार्ट करता है और टेम्परेचर सेम रहता है जब तक कि पूरा लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट ना कर जाए। इन छोटी छोटी बातों को प्लीज ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आपके आएंगे। नेक्स्ट है हमारा latent heat of fusion is the amount of heat energy needed to convert 1 kg of solid into liquid state at its melting point without any rise in temperature। कोई एक मुझसे क्वेरी भी किया था मैम latent of heat of fusion फिर से समझा दीजिए। तो latent heat of fusion उस टेम्परेचर को बोलते हैं, वो टेम्परेचर किस चीज के लिए, जब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड, जो हीट एनर्जी चाहिए होता है क्या करने के लिए, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, और सॉलिड जो है मेल्ट करेगा तभी लिक्विड में चेंज होगा, और जब ये चेंज होते रहेगा तो टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। तो वो टेम्परेचर जो उसके लिए चाहिए ये काम को करवाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर से समझते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो टेम्परेचर, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो चाहिए, हीट किस चीज के लिए,
वन कन्वर्ट करने के लिए 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। जब 1 kg हम लोग सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट पे और टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। नेक्स्ट है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे बोलते हैं? तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर स्टेट। और लिक्विड वेपर में कब चेंज होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। तो वो हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो 1 kg लिक्विड को वेपर में चेंज कर दे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और उस वक्त टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है केल्विन टेम्परेचर इज मोर देन सेल्सियस टेम्परेचर बाय 273 डिग्री। केल्विन जो है सेल्सियस से ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा? 273 डिग्री ज्यादा होता है। नेक्स्ट है a substance can be liquefied by either decreasing the temperature or by increasing the pressure। किसी भी सब्सटेंस को लिक्विफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? या तो हम लोग टेम्परेचर को घटा दें या हम लोग प्रेशर को बढ़ा दें। तो किसी भी सब्सटेंस को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है, लेकिन बॉइलिंग सरफेस फेनोमेनन नहीं है। लो बॉइलिंग लिक्विड्स इवापोरेट फास्टर देन हाई बॉइलिंग लिक्विड। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले इवापोरेट होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है वो कम इवापोरेट या बाद में इवापोरेट होता है। कूलिंग इज काउज ड्यूरिंग इवापोरेशन बट नॉट ड्यूरिंग बॉइलिंग। कूलिंग इवापोरेशन के टाइम तो काउज होता है, लेकिन बॉइलिंग के टाइम पे नहीं होता। और द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। कभी आपको अगर स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर का जिक्र हो कहीं पे, तो आप जान लीजिए कि स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर हम लोग कितना को मानते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस को, या केल्विन में माने तो 298 केल्विन। अगर कभी बोला जाए आपको कुछ डील करने के लिए एट स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर, तो सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस होगा और केल्विन 298 केल्विन। तो अब हम लोगों ने देख लिया वो सारी चीजें जो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं इन अ क्विक फॉर्म, समरी के फॉर्म में, रिकैप के फॉर्म में। होप्स हो कि आप लोगों का ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। उम्मीद ये भी है कि आप लोग सबके पास बुक होगा और आप लोग एक्सरसाइजेस बनाना शुरू कर चुके होंगे। एक कुछ हम क्वेश्चंस लिखे हैं वो आप लोगों को बनाना है, और जिनके पास बुक है उसको पूरा एक्सरसाइज बनाना है NCERT का इनसाइड एज वेल एज एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस। ये कुछ एक क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेस के ही हैं जो आप लोगों को बनाना है। अगर किसी के पास बुक नहीं होगा तो वो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को डील करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक्सरसाइजेस के साथ ही करेंगे, लेकिन उसके साथ आंसर्स भी होगा, ताकि हम क्वेश्चंस और आंसर साथ साथ डिस्कस कर सकें। और हम लोग नेक्स्ट क्लास के बाद नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सिलेबस को समझ लेंगे कि हमें टोटल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, SA1 के लिए कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, SA2 में तो टोटल ही पढ़ना होता है। तो सिलेबस समझ लेंगे तो हमारा पढ़ाई थोड़ा आसान हो जाएगा, और हमारा फर्स्ट चैप्टर उसी के साथ कंप्लीट भी हो जाएगा। तो जिनके पास बुक है फिर से समझ लीजिएगा, जिनके पास बुक है वो इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड क्वेश्चंस, कुछ तो मैं होमवर्क्स में ही बनवा चुकी हूँ, जो बच गए हैं उसे बना लेना है। लेकिन जिनके पास बुक नहीं है उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जितना हम होमवर्क देते जा रहे हैं आप बनाते चले जाओ। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो आप जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसे बना के लाना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ये सारा हम आपको पढ़ा चुके हैं, होप सो रीजनिंग आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? मतलब हम लोग हाथों की हथेली पे जब कुछ रखते हैं एसीटोन, मतलब रिमूवर जो होता है वो एसीटोन होता है, पेट्रोल या परफ्यूम हाथों पर डालते हैं तो हमें ठंडा क्यों लगता है, ये आपको रीजंस में बताना है। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than rather than a cup? मतलब कि गर्म चाय या दूध हम लोग
कटोरी में आसानी से पी पाते हैं लेकिन कप में उतनी आसानी से नहीं पी पाते, इसका आपको रीजन बताना है। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर, हम लोग गर्मियों में कैसे कपड़े पहने, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका वाई इज आइसक्रीम एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। आइस जो है इतना टेम्परेचर पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है वाटर से, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। एंड व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, खौलता हुआ पानी से हम ज़्यादा जलेंगे या स्टीम से ज़्यादा जल सकते हैं, आपको रीज़न बताना है कि कौन सी चीज़ में ज़्यादा जलाने की कैपेसिटी है। तो ये सातों क्वेश्चन जिनके पास बुक नहीं है उसके लिए, और जिसके पास बुक है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइजेज में जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं सारा क्वेश्चन आप लोग डील कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स जितने भी हैं सारे डिस्कस करके खत्म कर देंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, हम वहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई टॉपिक समझ में अभी भी ना आया हो तो प्लीज़ वो बताइए ताकि हम लोग क्लियर कर सकें। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, लाइक फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीशन की ओर है, आप कोशिश कीजिए कि चैप्टर्स के अंदर की चीज़ों को उतने अच्छे से समझ पाओ कि बाद में ऐसा ना हो कि आप साथ साथ याद करते जाओ। ऐसा ना हो कि स्टॉक में आप रख लो 2 चैप्टर 3 चैप्टर और तब याद करने के लिए बैठो। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बोल रही हूँ, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाई हो रहे हैं आप कोशिश करो कि हर कुछ साथ साथ, चूंकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है अभी घर में रहने के, नोट्स बनाने का, पढ़ने का, खुद से पढ़ने का, तो आप कोशिश करो कि जितनी भी चीज़ों को पढ़ रहे हो वो इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से याद करो कि जब ये क्लास में चीज़ों को पढ़ाने का ज़रूरत पड़े तो हमें सिर्फ रिविज़न कराना पड़े। ये ना आप लोगों को हो कि मैम ये तो ऑनलाइन पढ़ाई हुआ था तो हम लोग अभी इसको फिर से पढ़ेंगे। फिर से हम लोग पूरी चीज़ों को कोशिश करेंगे नहीं पढ़ने का, और जितना ज़्यादा उसमें पढ़ सके। जो नॉर्मल चीज़ें बुक में दी हुई है वो तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो हम लोग इन चीज़ों पे बेस्ड नए नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जो एग्जाम में आ सकता है, ताकि हम लोग अपने पढ़ाई को और बेटर बना सके, इफेक्टिव बना सके। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से बेटर है कि उससे रिलेटेड नई नई चीज़ों को हम लोग पढ़ सके। तो उम्मीद आप लोग खुद से करोगे तभी जाके हम आपसे कर पाएंगे, तो खुद से आप उम्मीद करो कि आप लोग अच्छा कर सको ताकि हम भी आपसे उम्मीद रख सके। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टडी वेल, अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। स्टे एट होम, घर पे रहिए और जितनी भी क्लासेस करवाए जा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ाई में अपने टाइम को स्पेंड कीजिए। टेक केयर, गुड बाय।